नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल लेवल पर मेंस का री एग्ज़ाम भी हो चुका है। बात ये आती है कि अगर सिलेक्शन होता है तो मेरिट बनाने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि राजस्थान में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं और कॉमन मेरिट जब बनेगी तो कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो जाए किसी बच्चे को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कॉमन मेरिट बनेगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। और जो बार बार आप हर दिन पूछ रहे हो सेफ़ स्कोर के बारे में, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार मोटा मोटी आपको और बता दूंगा कि किस रेंज तक बच्चे मुझे लगता है कि सेफ़ रहेंगे। सो कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। देखो मेरे दोस्त, जो सेफ़ स्कोर आप पूछ रहे हैं, लगभग वो सेफ़ स्कोर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और लगभग वही कंसेप्ट अब मैं मान रहा हूँ कि वही रहने वाला है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेगा। हालांकि 2000 बच्चों के जो 2 नवंबर को पेपर दोबारा हुआ है उसमें नंबरों का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन फिर भी सेफ़ रेंज वहीं तक जाएगी। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है मैं आपको एक बार और बताऊँ। 1512 टोटल पोस्ट थी और लगभग 200 पोस्ट ऐसी है जिन पर पक्का सेटिंग हुई है, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी मोटा मोटी 200 पद तो इसमें से गए, यूँ समझ लो। क्योंकि 2 नवंबर वाले एग्ज़ाम में भी जो बच्चे कॉन्फिडेंस से ये बोल देना कि मेरे 134 नंबर आ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा होगा। इतनी तो समझ अपन सबको भी है। 2 नवंबर वाले एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दे कि मेरे 134 नंबर है, तो हम समझ सकते हैं। और फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि फिर ऐसे एक नहीं 100, 150, 200 तो आराम से होंगे। ये अपन अगर मोटा मोटी छोड़ दें तो भी पीछे लगभग 1300 पोस्ट और बचती है। हालांकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये 200 बच्चे सबको ख़राब करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा होंगे। सीधी सी बात है, सारे सवाल जब इनको करवाए हैं तो होगा ही। और ये अनरिजर्व की मेरिट को प्रभावित करते हैं। अनरिजर्व की मेरिट से फिर कैटेगरी की मेरिट प्रभावित होती है। इसलिए प्रत्येक कैटेगरी में जो कम नंबर वाले बच्चे होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं। यानी ओवरऑल नुकसान सबको इसमें होता है। फिर भी मैं एक बार और आपको मोटा मोटी बताऊं तो कॉमन मेरिट के दौरान अनरिजर्व कैटेगरी में मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता कि 110 से नीचे कोई संभावना है क्या सिलेक्शन की। क्योंकि जब इस तरह की बातें सामने आती है तो फिर थोड़ा सा डर और बढ़ जाता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं या आप फाइट करना चाहते हैं अनरिजर्व, तो आपके 110 से ऊपर नंबर तो होने ही चाहिए। हालांकि रहने को अगर ये 108 भी आ जाए तो, लेकिन वही बात है ना कि 110 से नीचे सोचना तो मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा क्या, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन 200 के अलावा बाकी बच्चे बहुत थे जिन्होंने ईमानदारी से सच्ची मेहनत की है और अच्छे खासे उनके नंबर 110 से ऊपर आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि फिर अनरिजर्व में सीटें कितनी है, ओवरऑल 500 ही तो सीट है ना। और मेरे दोस्त, मेंस में जो फाइट किया है तो सीधी सी बात है, करीम करीम ही गई होगी आगे। तो टॉप 500 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके 110 से ऊपर नंबर आ जाए, संभावना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप 110 से नीचे सोचे ही ना। इसी तरह से मैं ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी भी ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि अनरिजर्व में भी बहुत सारे ओबीसी वाले ही बच्चे होते हैं। हमने प्री एग्ज़ाम में देखा भी था, कोई अंतर नहीं आया। उसी नंबर पे जहाँ से अनरिजर्व ख़त्म हुआ वहीं ओबीसी भी ख़त्म हो गया। यानी एक ही नंबर पर हमें हज़ारों बच्चे मिल गए थे। इसका मतलब यहाँ भी यही कंडीशन है। फिर भी मान लेते हैं 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, यानी 107 प्लस आपको चाहिए अगर आप ओबीसी से हो। तब भी कॉमन बता रहा हूँ, 2 नवंबर हो या 27 अगस्त हो, सबका। अब 27 अगस्त वाले सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमारे तो इतने नंबर नहीं बन रहे। तो देखो, ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या फैक्ट काम करते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में जब डेटा आएगा तो पता लगेगा कितना नंबर पढ़ते हैं कि नहीं। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि पढ़ने को टाइम भी इनको दे दिया और बोनस भी इन्हीं को, मतलब नॉर्मलाइजेशन से नंबर भी इनके बढ़ रहे। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। शिफ्ट देखी जाती है कि टफ़ है कि ईजी है ना। पढ़ने के लिए समय नहीं,
आपको लग रहा होगा कि इनको हमने 2 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं पढ़ने के लिए, मतलब डिपार्टमेंट ने पढ़ने के लिए, तो ये हमसे यानी 27 अगस्त वालों से आगे जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, आपकी अपेक्षा इनके दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा था। कम से कम आप फ्री तो थे कि हो गया और अच्छा हुआ है, अब देखी जाएगी जो होगा। पर इन बच्चों के तो इतनी टेंशन थी नहीं कि पता नहीं क्या होगा, पहले तो ठीक था, इस बार पता नहीं क्या होगा। फिर नया पेपर क्वेश्चंस देखे तो ये तो और ज़्यादा घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो आपकी अपेक्षा इनको टाइम ज़्यादा देने का मतलब नहीं है, ये ज़्यादा प्रेशराइज बच्चे थे, इनके मेंटल हेल्थ जो है ना वो आपकी अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। तो एक दूसरे के साथ ये मत करें कि आपको 2 महीने का टाइम मिला था और आपको बोनस क्यों मिल रहा है। ये सब देखो टर्म कंडीशंस रूल होते हैं, इन पे अपना कोई वो नहीं होता है ना। और EWS को मुझे यहाँ बेनिफिट नज़र आ रहा है। EWS वाले का हो सकता है कि 100 के आसपास ही सिलेक्शन हो जाए, 100 से 103 104 नंबर तो कम से कम EWS वाले को भी चाहिएंगे, क्योंकि जब यहाँ अनरिजर्व ख़त्म हो गया तो उसके बाद जनरल कैटेगरी वाले जितने भी है वो EWS में ही तो आएंगे अगर अप्लाई कर रखा है तो लगभग 7 नंबर के बीच में 100 पोस्ट लगभग EWS की है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि इसमें हो जाएगा, हालांकि 100 कम है, EWS वाला भी 102 3 4 नंबर के आसपास तो चाहिए उसको, ठीक है। तो बाकी और कैटेगरी में ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है हो जाएगा। SC में भी मुझे यही लग रहा है 100 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। 100 नंबर अगर से है आपके औसत तो SC में आपका हो जाएगा, और ST वाले का तो 95 तक भी पूरी संभावना है। बाकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन और वो बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए ये आपकी सेफ़ रेंज है, आप इसमें ज़्यादा ना घबराएं तो सही रहेगा। और इस नंबर से अगर आसपास या नीचे हो तो थोड़ा सा है कि इस बार या उस बार, फिर वो आपके किस्मत पर डिपेंड करता है। अब आइए मेरिट कैसे बनेगी उस पर एक नज़र डालते हैं। मैंने छोटा सा एक एनालिसिस किया है। देखो, जैसा कि प्री में मेरिट बनी थी, ठीक है ना, अगर हम उसी को माने, और या फिर जनरल सभी एग्ज़ाम में जो मेरिट बनती है ना उनके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि कैसे मेरिट बनेगी। तो एक कॉमन मेरिट जब बनती है तो सबसे पहले टॉप बच्चे जितने भी होते हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में हमेशा इंक्लूड किया जाता है, भले वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। एक बार सीटों का थोड़ा क्राइटेरिया आपको बता दूं मैं, वैसे तो पता है आपको, जयपुर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम। जनरल की सीटें कितनी थी, SC ST और OBC EWS की सीटें कितनी थी। MBC को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका तो हो ही जाना है, MBC में ज़्यादा नहीं होता है, मुझे लगता है MBC वाले बच्चों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी जयपुर में थी 370 सीटें और जोधपुर में है 135 सीटें। SC की 164 और 39 है ना, सॉरी 59 है ना, नहीं 39 ही है, चलो सॉरी भाई, अब देख लेना इसमें एक बार, मेरे को कंफर्म नहीं है, लिखने में गलती हो गई। और 74 77 और 216 और EWS की 103 और 37 और MBC की 51 और 18, ये थी सीटें कुल मिलाकर। अब देखो मेरे दोस्त, होगा क्या कि इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये उत्तर आता है 505, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 505 बच्चे सेलेक्ट होंगे और ये होते हैं हमेशा टॉपर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। यानी हमारे सिलेक्शन की जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी उसके सीरियल नंबर में 1 से लेकर 505 तक के सभी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। लेकिन अब एक समस्या है यहाँ। समस्या क्या है कि जयपुर में सीटें हैं 370, जोधपुर में सीट है 135। मान लीजिए नंबर 1 सीरियल नंबर पर एक बच्चा है जो कि OBC कैटेगरी से है, लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। इसकी फर्स्ट चॉइस जयपुर डिस्कॉम था और सेकंड चॉइस जोधपुर डिस्कॉम था, ठीक है, मान लीजिए। अब ये टॉपर बच्चा है, दोनों जगह सीटें खाली पड़ी है, जयपुर में भी पड़ी है जोधपुर में भी पड़ी है। इसकी फर्स्ट चॉइस क्या थी, जयपुर, इसे जयपुर मिल जाएगा। अब जयपुर में सीटें खाली कितनी बचेगी, 369, समझ गए। मान लीजिए सेकंड नंबर का बच्चा आता है जो कि जनरल कैटेगरी से ही था, अनरिजर्व में वो सेलेक्ट हुआ, उसकी फर्स्ट चॉइस जोधपुर डिस्कॉम भरी हुई है और
सेकंड मान लीजिए जयपुर भरी हुई है, तो जोधपुर में सीटें खाली पड़ी है क्योंकि 135 है, इसको भी जोधपुर मिल जाएगा और अब जोधपुर में सीटें बचेगी 134। ऐसे होगा सिलेक्शन, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 105 तक में, ध्यान से सुनना, 105 तक में 100 बच्चों ने जोधपुर डिस्कॉम अप्लाई किया फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और बाकी जो 405 बच्चे हैं उन्होंने जयपुर प्राथमिकता पर ले रखा था, जैसा कि हम मान रहे हैं। तो जयपुर में तो 370 सीट ही है ना, इसका मतलब यहाँ से जो 35 बच्चे हैं ना, उनको वो क्या करेंगे फिर, उनको वो जोधपुर डिस्कॉम देंगे, क्योंकि यहाँ 35 सीट अभी भी खाली पड़ी है। 135 में से 100 बच्चों ने जोधपुर से लिया था, उनको जोधपुर मिल गया, और यहाँ पर 370 बच्चों को तो जयपुर सेलेक्ट किया हुआ था तो जयपुर मिल गया। लेकिन 35 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए, जयपुर डिस्कॉम प्राथमिकता पर था, लेकिन जयपुर में अनरिजर्व की सीटें भर चुकी है, तो क्या करेंगे उसको, क्योंकि वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है, अनरिजर्व की ये पड़ी यहाँ पर 35 सीट खाली, तो वो यहाँ 35 को दे देंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मान लो इन 35 में से कोई बच्चा झालावाड़ का है, तो झालावाड़ तो यहाँ है लगभग इस कोने में, उसको जोधपुर डिस्कॉम में पोस्टिंग दे दी। जोधपुर डिस्कॉम में लगभग 12 जिले, जिसमें गंगानगर भी आता है, और गंगानगर है यहाँ इस कोने पर, देखो। अब ये झालावाड़ वाला बच्चा यहाँ नौकरी करेगा, कैसे पार पड़ेगी बताओ। ये कि पता नहीं 700-800 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी इस बच्चे के यहाँ से। प्रॉब्लम क्या है, राजस्थान में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, यानी जोधपुर डिस्कॉम वाला बच्चा जयपुर डिस्कॉम में नहीं आ सकता, जयपुर डिस्कॉम वाला बच्चा जोधपुर में नहीं जा सकता, यानी आपस में आप डिस्कॉम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए पहले अलग अलग ही फॉर्म अप्लाई हुआ करते थे। और समस्या बताता हूँ, मान लीजिए इन 35 में से पहला ही बच्चा जो नंबर 1 रेंज पर है वो ओबीसी कैटेगरी से है। सपोज करो, सोचने वाली चीज़ देखो, बच्चे को नुकसान कैसे हो रहा है। अब नुकसान कैसे हो रहा है मैं बताऊँ आपको। मान लीजिए कि ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, लेकिन सेलेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी में किया है क्योंकि टॉपर था, तो उसने जयपुर भरा हुआ था, जयपुर में सीट खाली नहीं है, जोधपुर उसको धक्के से दे रहे हैं कि ले भाई जोधपुर में जा। और सुनो, अच्छी बात यह है कि अभी भी जयपुर डिस्कॉम में ओबीसी की 216 सीट खाली पड़ी है। अब ये बच्चा बोल सकता है यहाँ पर कि भाई मैं ज़्यादा नंबर ले आया तो मैंने कोई गलती कर दी क्या, मैं ओबीसी से हूँ ना, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जयपुर भरा हुआ है ना, जयपुर में ओबीसी की सीट खाली है ना, तो मुझे दो ना जयपुर डिस्कॉम। अगर ये बच्चा यूं बोल देता है और उसको अगर जयपुर डिस्कॉम दे देते हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब प्रॉब्लम ये होगी कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के जयपुर डिस्कॉम में, उनको नुकसान होगा फिर, क्योंकि सीट वो अनरिजर्व वाला भर गया, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो फिर यहाँ जोधपुर डिस्कॉम में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए या तो इनके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये सिनेरियो इस बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और अब देखते हैं क्या होता है। देखो बहुत सारे बच्चे तो क्या ये भी कहेंगे कि गुरुजी नौकरी मिलनी चाहिए, कहीं भी मिले, लेकिन मेरे दोस्त टेक्निकल हेल्पर पोस्ट ऐसी है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। घर से इतनी दूर अगर नौकरी आप करोगे ना, तो नौकरी लगने के बाद आपको ये बहुत दूर लगेगी। देखते हैं। खैर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ऐसे ही होता है। कॉमन मेरिट जब भी बनती है तो इसी तरह के आंकड़े उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसे आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, सेफ स्कोर और सेफ रेंज आपको क्या लग रही है। बहुत धन्यवाद।